आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम मिडिवल इंडिया की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। कल हमारा मिडिवल एनसीईआरटी का एक सेशन हो गया। उसमें हमने लगभग 2 चैप्टर्स देख लिए थे। अभी आज हम जो सेकंड चैप्टर बचा हुआ है वो और उसके बाद वाले चैप्टर्स आज हम लेंगे। ठीक है। आई एम इनेबलिंग शेयर स्क्रीन। कल हमने भक्ति मूवमेंट देख लिए थे और सूफी मूवमेंट देख लिए थे। अब इसके बाद कुछ डिफरेंट सेक्ट्स थे, स्कूल्स थे, वो देख रहे थे। जैसा बसवन्ना भी हमने देख लिए थे। अभी आज हम कबीर से स्टार्ट करेंगे। कबीर ये थे 14th-15th सेंचुरी is perhaps one of the most outstanding example of poet saint who emerged within this context. ये पोएट भी थे, सेंट भी थे। इनके दोहाज बहुत फेमस हैं। दोहा जिसको हम बीजक भी कहते हैं। कबीर Kabir has been compiled in 3 distinct but overlapping traditions. Kabir Bijak is preserved by Kabir Panth in Varanasi and elsewhere in Uttar Pradesh. Kabir Granthawali is associated with Dadu Panth in Rajasthan, and many of his compositions are found in Adi Granth. तो ये बता रहे हैं बहुत सारी किताबें जहां पर कबीर के कंपोजिशंस मेंशन किए हैं। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ। एक यहाँ पर नाम आया है दादू पंथ। दादू पंथ ये भी एक सेक्ट था। दादू ये इंस्पायर्ड थे, एक सेंट थे जो कबीर से इंस्पायर्ड थे और इन्होंने बाद में राजस्थान में अपना खुद का सेक्ट बनाया जिसको दादू पंथ कहते थे। ठीक है। इसके बाद कबीर के जो पोएम थे ये दे आर कंपोज इन स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा पोएट। निर्गुणा, निर्गुणा मतलब फॉर्मलेस, फॉर्मलेस शेपलेस गॉड। ठीक है। मतलब ये आइडल वर्शिप वगैरह नहीं करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो मतलब कबीर ने आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे दिया है वो इन्फ्लुएंस थे इस्लामिक आइडियाज से एंड यूज मोनोथिज्म एंड आइकोनोक्लाज्म टू अटैक हिंदू पॉलिथिज्म एंड आइडल वर्शिप। आइकोनोक्लाज्म मतलब मूर्ति के अगेंस्ट में, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट में बात कहना। Others use the Sufi concept of zikr and ishq to express the Hindu practice of नामस्मरण, remembrance of God's name। तो इसको भी ये प्रोपाउंड करते थे, गॉड के नेम को रिमेम्बर करना है। हैगियोग्राफीज, इसको मतलब हिस्ट्री ऑफ जो सेंट्स रहते हैं उसको हैगियोग्राफी कहते हैं। विद इन वैष्णवा ट्रेडिशन अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट ही वाज बोर्न अ हिंदू। कबीर जो थे ये हिंदू थे। ब्राह्मण वुमन इनकी ब्राह्मण इनकी मदर थी, बट ही वाज अबॉन्डन्ड बाय हिज मदर इन अर्ली चाइल्डहुड। कबीर, कबीर का मीनिंग होता है ग्रेट, but he was raised by a poor Muslim family belonging to the community of Weaver और जुलाहा। जुलाहा कम्युनिटी के एक कपल ने उनको क्या किया, अडॉप्ट किए, उनको मतलब अपब्रिंगिंग किए। who were relatively recent converts to Islam। इसके बाद कबीर के बारे में इतना ही है। आगे इसके बाद बाबा गुरु नानक और सिखिज्म के बारे में दिया गया है। बाबा गुरु नानक 1469 to 1539। जब आप सब ये सेंट्स पढ़ते हो तो एक चीज ध्यान में आएगी कि जो सब बड़े बड़े जो सेंट्स हैं एक ही पीरियड के हैं, मिडल ऑफ 15th सेंचुरी तो मिडल ऑफ 16th सेंचुरी। कबीर ले लो, गुरु नानक ले लो, और भी हम आगे देखेंगे। ही वॉज born in a Hindu merchant family in a village called नानकाना साहिब। अभी 550 साल हो गए थे, तो इसलिए हमने कौन सा कॉरिडोर बनाया वहां पे, पाकिस्तान में जो है करतारपुर कॉरिडोर। ओके, तो ये नानकाना साहिब पाकिस्तान में है। नानकाना साहिब near the river Ravi in predominantly Muslim Punjab. He trained accountant and studied Persian. He was married at a young age, but he spent most of his time among Sufis and Bhakt। He also traveled widely. He advocated Nirguna Bhakti। वो भी निर्गुणा भक्ति की बात कहते थे। Baba Guru Nanak would sing these compositions in various ragas while his attendant Mardana played the rabab। मर्दाना उनका फेवरेट डिसाइपल था, वो रबाब प्ले करते थे और बाबा गुरु नानक वो गीत गाया करते थे। ठीक है। बाबा गुरु नानक जब ज़ईफ हुए, he appointed one of his disciple अंगद to succeed him as a preceptor। ठीक है। and this practice was followed for nearly 200 years। जब ये गुरु
रहता था, जब उनकी डेथ करीब आती तो एक सक्सेसर नॉमिनेट करते थे अमंग देयर डिसाइपल। तो गुरु नानक ने अपॉइंट किया था गुरु अंगद को। ठीक है। It appears that Baba Guru Nanak did not wish to establish a new religion, but after his death, his followers consolidated their own practices and distinguished themselves from both Hindus and Muslims. ये बात से समझना, गुरु नानक का कोई इंटेंशन नहीं था कि नया रिलीजन एस्टेब्लिश करना है। वो फॉलोअर्स ने फिर उसको नया रिलीजन का नाम दे दिया। द फिफ्थ प्रिसेप्टर, जो फिफ्थ गुरु थे, गुरु अर्जुन, compiled Baba Guru Nanak's hymnas along with those of his four successors and other religious poets like Baba Farid, रविदास एंड कबीर इन आदि ग्रंथ साहिब। जो गुरु अर्जुन थे, जो फिफ्थ गुरु थे, इन्होंने क्या किए, गुरु नानक के कंपोजिशन और साथ में बाबा फरीद, रविदास, वो टाइम के जो बड़े बड़े सेंट्स थे, उनके कंपोजिशन कंपाइल किए आदि ग्रंथ साहिब में। इसको कहते हैं गुरुबानी। गुरुबानी भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है। फिर सबसे जो लास्ट गुरु थे, 10th गुरु, गुरु गोविंद, ये क्या करते हैं, उसको और मॉडिफाई करते हैं आदि ग्रंथ को, उसमें बहुत सारे दूसरे कंपोजिशन ऐड करते। अब उस किताब को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट पेज पे ये 10 जो गुरु हैं, इनके नाम है, इनके नाम और की फैक्ट्स, ये दोनों चीजें याद रखना है। नानक फाउंडर थे। अंगद, इनका कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने गुरुमुखी, जो स्क्रिप्ट है पंजाबी की, गुरुमुखी इन्वेंट की। गुरु अंगद का ही दूसरा नाम था लेहना, गुरु अंगद और लेहना। फिर इसके बाद रामदास जो थे फोर्थ गुरु, इन्होंने अमृतसर सिटी को फाउंड किया। ठीक है। और जो गुरु अर्जुन थे, इन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाया। दोनों में डिफरेंस है, अमृतसर सिटी बसाया रामदास ने और गुरु अर्जुन ने गोल्डन टेम्पल बनाया। इसको गुरु गोल्डन टेम्पल का दूसरे नाम है, जैसा गुरु हरमिंदर साहिब भी कहते हैं उसको। ठीक है। पहले इसका नाम गोल्डन टेम्पल नहीं था। जब महाराजा रंजीत सिंह 1799 टू 1830, जब ये किंग बनते हैं पंजाब के, तब ये क्या करते हैं, गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, इसलिए उसके बाद से उसका नाम क्या होता है, गोल्डन टेम्पल। और गुरु अर्जुन को एग्जीक्यूट किया जाता है इसके जहांगीर के परेड में। ठीक है। क्योंकि जब शाहजहां रिवोल्ट करता है तो ये सपोर्ट करते हैं उसको। शाहजहां नहीं, दूसरा एक कोई था, खुसरो। ठीक है। दूसरा बेटा था शाहजहां, जहांगीर का, वो रिवोल्ट करता है तो इनको ये करते हैं। उसके बाद देखो हर गोविंद इनकरेज मार्टी और डॉम वगैरह, हर राय है, हर किशन है, गुरु तेग बहादुर भी इंपॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर इनका आता है कि ये औरंगजेब के कंटेम्पररी थे और औरंगजेब बादशाह ने इनको एग्जीक्यूट किए, गुरु तेग बहादुर को। फिर गुरु तेग बहादुर के बाद उनके बेटे जो लास्ट गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, ये क्या होते हैं, ये मतलब लास्ट गुरु बनते हैं। और इस्टेब्लिश्ड खालसा एंड 5K, 5K हैं, के से जो वर्ड्स आते हैं, ये सिखिज्म में एकदम माने जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह के बाद उसके बाद गुरु क्यों नहीं आए, क्या हुआ उसके बाद, किताब गुरु ग्रंथ साहिब को बना दिए। ठीक है। क्यों बना दिए गुरु ग्रंथ साहिब को, क्या होता है वो पीरियड में, कोई बताएगा। इसमें ये हुआ था कि मतलब गुरु गोविंद सिंह जब थे, उनके पीरियड में उनके सब बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है। जंग वगैरह चलता है इनका मुगल्स के साथ, तो उनके बेटों को मारा जाता है, कोई बचता नहीं, तो फिर वो क्या करते, किताब को सक्सेसर बनाते। ठीक है। उनकी कोई औलाद नहीं थी, बचपन में ही मतलब सब बच्चे मारे जाते। ठीक है। अभी एक रिसेंट में एक न्यूज चल रहा था, मालेर कोटला नाम की जगह है पंजाब में, वहां पे एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो अब आपका होमवर्क है, मालेर कोटला का क्या रिलेशन है सिखिज्म से, और या फिर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों से, वो आप सर्च करके देख लेना। इसके बाद सिख्स में बहुत सारे सेक्ट्स हैं, जैसा कि उदासी, निर्मला, नानकपंथी, खालसा, सहजधारी, नामधारी, निरंकारी, निहांग, ये सारे क्या है, सिख के सेक्ट्स हैं। इसमें से थोड़ा सा ये याद रखना, नामधारी ये लोग क्या बोलेंगे, नामधारी, नाम लेना, नाम जप करना, जिक्र करना। हम राम का नाम लेते हैं, है ना, राम का नाम, तो रामदास जो थे, इन्होंने ये फाउंडर है बाबा राम।
ये फाउंडर है रामधारी। निरंकारी एक मूवमेंट है। निहांग, निहांग ये मार्शल सेक्ट है। हाँ, निहांग भी काफी न्यूज में थे अभी फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे, तो ये भी पता रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखो जो 5K है ना, 5K क्या है देखो, नेक्स्ट वाले पेज पे है। अनकट हेयर जिसको केश कहते हैं, केश। डैगर, डैगर को क्या कहते हैं, कृपान कहते हैं शायद। और अ पेयर ऑफ शॉर्ट जिसको कच्छा कहते हैं, कॉम, कॉम को क्या बोल देंगे, केस। और स्टील बैंगल को कड़ा। अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। तो इनके पीरियड में क्या हुआ, मिलिट्री फोर्स में रीऑर्गेनाइज किया, इसको मिसल कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे मिसल्स बन गए थे। और फिर क्या होता है बाद में 1799 में सूर्य चकिया मिसल से राणा रंजीत सिंह किंग बनते हैं, पूरे कंसोलिडेट करते हैं। फिर इसी तरीके से एक फीमेल भक्ति सेंट का भी यहाँ पे जिक्र है, मीराबाई। मीराबाई, शी वॉज द डिवोटी प्रिंसेस। मीराबाई 15th-16th century is the perhaps the best known woman poet within the Bhakti tradition. ये भी कंटेम्पररी उसी पीरियड के, नानक के पीरियड के। शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मरता इन मारवाड़। मारवाड़ के प्रिंसेस थे, हु वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेस टू प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन। कृष्णा भक्ति किया करते थे मीराबाई, और इनके गुरु थे रविदास। और यहाँ पर याद रखना कि मतलब इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है वहां पे, वो प्रिंसेस वगैरह, प्रिंस लोग वो मतलब जिनसे शादी हुई थी, हस्बैंड उनको पॉइजन वगैरह देता है, पर शी सर्वाइव्ड, और वो फिर घर छोड़ के चले जाते हैं। और ही डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर कृष्णा भक्ति। इसी तरीके से और एक सेंट है यहाँ पे, शंकर देवा। हमने एक देखे आदि शंकराचार्य, जो कि फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट है, और कब के हैं, 8th सेंचुरी के। ठीक है। इसके बाद क्या है, भक्ति सेंट के बाद और कौन है, ठीक है, शंकर देवा की हम बात कर रहे थे। जब हम शंकर देवा की बात करते हैं, तो ये आसाम में थे, आसाम में थे शंकर देवा। इमर्ज एज वन ऑफ प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इन आसाम। ये आसाम में इन्होंने हिंदुइज्म का स्प्रेड किया था, वैष्णव सेक्ट का। हिज टीचिंग्स ऑफन नोन एज भागवती धर्मा बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन भागवत गीता एंड भागवत पुराना। ठीक है। आसाम में जो हिंदुइज्म का स्प्रेड किया, इनके पीरियड में जो अहोम किंग थे, इन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया। फिर आसाम का जो क्लासिकल डांस कौन सा है आसाम का, नाम बताओ। सत्तरिया, सत्तरिया डांस इनका ही इन्वेंशन है। और इसी तरीके से वहाँ पे अंकिया नाट बोल के प्ले होते हैं, प्ले थिएटर जिसको कहेंगे, तो अंकिया नाट भी शंकर देवा का है। इसके बाद देखो कंटेम्पररीज। कंटेम्पररीज में जैसा भी हम देख रहे थे 1450 to 50 से मैक्सिमम कबीर है, गुरु नानक है, और इसी तरीके से मीराबाई, बाबर, बाबर भी यही पीरियड का था। बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, 27 में, 26, ओके, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो बाबर भी कंटेम्पररी था। बाबर था तो फिर कृष्णदेवराय भी कंटेम्पररी होगा। कृष्णदेवराय वो टाइम पे साउथ में था। और बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि ही वॉज द मोस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग था इंडिया का, ऐसा मेंशन किया है बाबर ने कृष्णदेवराय के बारे में, तुजु के बाबरी में। ठीक है। बाबर रहेगा तो फिर इब्राहिम लोदी भी रहेगा कंटेम्पररी। ओके। शंकर देवा भी थे। चैतन्य, चैतन्य भी एक फेमस सेंट है बंगाल के, इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ चुका है यूपीएससी में इसमें। तो ये फेमस सेंट थे शंकर देवा, चैतन्य महाप्रभु। और कृष्णा भक्ति, कृष्णा राधा भक्ति इनका मेन थीम था। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जो सूफीज के कंपोजिशंस है उसके बारे में, जैसा मलफूजात, मलफूजात मीन्स कन्वर्जेशन ऑफ सूफी सेंट्स। तो कन्वर्जेशन लिखे जाते थे इसमें, मलफूज अल्फाज से बनाए। तो इसका एग्जांपल है फवाइद उल फुआद, एक कलेक्शन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो फोर्थ चिश्ती सिलसिले के फोर्थ सेंट थे, और इसको कंपाइल किया गया था आमिर खुसरो ने, आमिर हसन सिजनी दहलवी, आमिर हसन ने इसको लिखा था। फिर इसी तरीके से मकतूबात रहते हैं। मकतूबात मीन्स कलेक्शन ऑफ लेटर्स। मकतूबात में क्या है देखो,
इसमें फेमस है मकतूबात इमाम रब्बानी। किसको कहते हैं इमाम रब्बानी? शेख अहमद सरहिंदी। हाँ, तो इनके जो मकतूबात में क्या रहता है, इनके लेटर्स का कलेक्शन है। ही वॉज अ 17th century नक्शबंदी शेख अहमद सरहिंदी whose ideology is often contrasted with the liberal and non-sectarian views of Akbar are the among those most frequently discussed by the scholars। इनके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये नक्शबंदी सेक्ट के थे। दारा शुको कौन से सेक्ट को फॉलो करता था? कृष्णा भक्ति। हम्म, कितने बार, हम 2-3 बार डिस्कस किए। और दारा शुको कादरी, कादरी सिलसिला है। ठीक है, आज आंसर्स नहीं आ रहे बच्चे जो ऑनलाइन है, क्या बात है। ठीक, अब देखो शेख अहमद सरहिंदी, इनके बारे में देखो। ये थे 1564 टू 1624। तो वो टाइम जो किंग था अकबर था। अकबर और समझो जहांगीर दोनों भी के कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी अकबर। और इनको कहा जाता है मजद्दिद अल्फसानी, रिवाइवल ऑफ सेकंड मिलेनियम फॉर हिज वर्क टू रिजुनेट इस्लाम एंड डिसेंडेंट ओपिनियंस प्रिवेलेंट इन द टाइम ऑफ अकबर। ठीक है, तो क्या हुआ था वो टाइम पे इस्लाम को आकर 1000 ईयर्स हो गए थे। प्रोफिट मोहम्मद जब आए थे सऊदी अरब में, तो अराउंड लगभग उनका पीरियड था 570 टू 630 के आसपास। ठीक है, उसको लगभग 1000 साल हो गए थे। लेकिन वो टाइम पे क्या होता है, इस्लाम में बहुत सारे डाइवर्जेंस आ गए थे, न्यू ट्रेडिशंस आ गए थे। तो इनका पर्पस था कि ये पूरे जो नए इन्वेंशंस है उसको दूर करना है। तो इसलिए उन्होंने मतलब उनको मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, शेख अहमद सरहिंदी को, अकबर को अपोज किया था इन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट पेज पे मैप दिया गया है, ये मैप आप अपने जो 7th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी है पास टू, वहां से लिया गया है। ये जो आवर पास्ट किताब अगर भले आप ना पढ़ो, लेकिन डायग्राम्स और मैप एकदम अच्छे से देख लेना, तीनों आवर पास्ट 1 2 3। तो जैसा कि अभी हमने देखा गुरु नानक है 15th 16th सेंचुरी। फिर इधर बीच में देखो रामानंद, कबीर, रविदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सब वही कंटेम्पररी है। तुलसीदास ये नाम हमने नहीं देखा था। तुलसीदास ये रामा भक्ति के सेक्ट है, और इन्होंने अयोध्या के पास ही थे ये। और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, कोई बताएगा तुलसीदास ने कौन सी बुक लिखी थी? बाबरी मस्जिद राम टेम्पल डिस्प्यूट में ये बुक को बहुत बार रेफरेंस बोल के माना गया है। हाँ, रामचरितमानस, ये बुक लिखी थी तुलसीदास ने। फिर चैतन्य हमने देखा, कृष्णा राधा कृष्णा वर्शिप थी। शंकर देवा आसाम में हिंदुइज्म का स्प्रेड किए। दादू ये डिसाइपल थे कबीर के। मीराबाई वॉज डिसाइपल ऑफ रविदास। नरसिंह मेहता गुजरात में थे। ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर ये सारे महाराष्ट्र से थे। बसवन्ना कर्नाटक से थे। पुरंदर दासा आंध्रा से थे। तो जो कर्नाटक का जो म्यूजिक है उसके पितामह कहते हैं पुरंदर दासा को। ठीक है, बाकी रामनुजा, मन्निका सागर और नामलवार ये सारे साउथ में तमिलनाडु में थे। इनके नाम बस जब भी पढ़ रहे इससे गो थ्रू कर लेने का। ओके, दरगाह ऑफ शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 7, एन इंपेरियल कैपिटल विजयनगरा। विजयनगरा के ऊपर ये चैप्टर है हमारा, मतलब विजयनगर एम्पायर 14th to 16th सेंचुरी में ये थी। जैसा हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर क्या हुआ था, बहुत सारे रिवोल्ट्स हो गए। और वो उसी पीरियड में हरिहर और बुक्का ये दो ब्रदर्स रहते हैं, ये क्या करते हैं अपना खुद का अलग से टेरिटरी डिक्लेयर करते हैं एम्पायर। तो ये रहते हैं हम्पी। हम्पी कर्नाटक में जगह है, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के पास। ये नाम अच्छे से याद रखना, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। और दे रिमेम्बर्ड एट हम्पी। हम्पी ये जो नाम लिया गया है, तो ये नाम है मदर गॉडेस पंपा देवी, जिसको पार्वती भी कहते हैं। तो इसके नाम से ये लिया गया है हम्पी। बाजू वाली जो डायग्राम है वहां पर दिया गया कॉलिन मैकेंजी के बारे में। 1754 became the famous as an engineer, surveyor and cartographer. In 1815 he was appointed as first surveyor general of India, a post he held his death till his death in 1821। 1821 में 1821 में ही ये 1821 में ही ये 1821 में ही ये 1821 में ही 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 18
तो हमने बनाया था सर्वे ऑफ इंडिया, बनाया था, एक ऑफिस रहता था और वो क्या करता था, लैंड का सर्वे करेगा, उसका स्टडी करेगा और कहाँ पे कौन सा मिनरल्स मिलता है क्या, वो चीज देखें, क्योंकि ये कमर्शियल इनको एक्सप्लॉयटेशन करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये जो सर्वे ऑफ इंडिया बहुत पहले बनाए थे, 1767 में ही वो लोगों ने बनाए थे सर्वे ऑफ इंडिया को, तब से वो लोग रिसर्च कर रहे थे। ये था कोलिन मैकेंजी। उसके बाद देखो विजयनगर में 4 डायनेस्टीज है मेजर, संगम, सलुव, तुलुव, अरविदो। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का जो है वो संगम डायनेस्टी के हैं, हरिहर और बुक्का। उसके बाद आएगा सलुव, तुलुव, तुलुव जो कृष्णदेवराय है, ही इज फ्रॉम तुलुवा डायनेस्टी। ओके, और आराविदु, उसके बाद आएंगी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आराविदु डायनेस्टी। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद देखो आराविदु होने के बाद और क्या है, रायाज, नायका, सुल्तानस। हाँ, रायाज, नायकाज, सुल्तान्स। विजयनगर किंग competed with contemporary rulers including सुल्तान ऑफ डेक्कन। मतलब डेक्कन पे वो टाइम पे कौन थे, विजयनगर के टाइम पे डेक्कन में बहामनी। हाँ, एंड गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा, ओडिशा में गजपति रूलर्स थे। उसके बाद देखो नीचे वर्ड आए कर्नाटक साम्राज्य। While historians use the term विजयनगर एम्पायर, contemporaries describe it as कर्नाटक साम्राज्य। मतलब वो टाइम के जो हिस्टोरियन थे उन्होंने उसको कर्नाटक साम्राज्य बोल के डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पर बहुत सारे आर्किटेक्चर वगैरह उसके बारे में दिया गया। गोपुरम और गेटवे ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनाया था, किसने बनाया था, चोला किंग ने बनाया था, बराबर, राजराजा, राजराजा ने बृहदेश्वरा टेम्पल बनाए थे। ओके, इसके बाद देखो इसी तरीके से बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर, चन्नकेशव, कुछ टेम्पल के एग्जांपल दिए हैं। इसके बाद लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स known as कुदीराई चेट्टीज और हॉर्स मर्चेंट also participated in this exchanges। ये मतलब ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये वर्ड याद रख, कुदीराई चेट्टीज, इनको हॉर्स मर्चेंट मतलब कुदीराई चेट्टीज कहा जाता था। इसके बाद देखो रूलर्स जो थे, जैसा गजपति थे ओडिशा के, तो इनको कहा जाता था लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स बहुत रहते थे। और जो डेक्कन सुल्तान थे, इनके पास घोड़े बहुत रहते थे, इसलिए इनको अश्वपति कहा जाता था। और जो राया, जो विजयनगर वाले थे, ये लोगों को नरपति कहा जाता था, क्योंकि बाद लोग ज्यादा थे, आर्मी मैन ज्यादा थे, लॉर्ड ऑफ मैन। नेक्स्ट देखो थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड दिया है। द फर्स्ट डायनेस्टी नोन एज संगम डायनेस्टी एक्सरसाइज कंट्रोल टिल 1485। They were supplanted by the Saluwas, military commanders who remained in power till 1503, when they were replaced by Tuluwas. Krishnadev Rai belonged to Tuluva dynasty. Krishnadev Rai's rule was characterized by expansion and consolidation. This was the time when the land between Tungabhadra and Krishna rivers, Raichur Doab, was acquired. ओके, फिर वो ओडिशा के रूलर्स को भी हरा देते हैं और सुल्तान ऑफ बीजापुर को भी हरा देते हैं। बीजापुर में कौन थे, बीजापुर की क्या कहते हैं, आदिल शाही। ओके, he also founded a suburban township near Vijayanagar called Nagalapuram after his mother। उसके मदर का नाम था नगलापुरम, विजय कृष्णदेवराय इनके, और उन्होंने उनके मदर के नाम पे क्या एक टाउन बनाए, नगलापुरम जिसको कहते हैं। ओके, कृष्णदेवराय के डेथ के बाद, डेथ होती है 1529 में, मतलब वो बाबर की कंटेम्पररी थे। डेथ के बाद फिर क्या होता है, स्प्लिट होते हैं, मतलब आपस में वार होते हैं। His successor were troubled by rebellious नायकास और मिलिट्री चीफ। नायका, नायका मतलब वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो टाइम पे। ओके, और इससे इसी बीच में क्या होता है, वार तो इनके चलते हैं बहामनी लोगों से। इन 1565 राम राया, the chief minister of Vijayanagar, led the army into the battle of Rakshas Tangdi, also known as Talikota, where his forces were routed by the combined armies of Bijapur, Ahmednagar and Golconda। और वहां पे डिसिसिव बैटल होता है, उसके बाद विजयनगर का एंड हो जाता है। कृष्णदेवराया was the most famous ruler of Vijayanagar, composed a work on statecraft। स्टेट का मतलब पॉलिटी के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में उसने बुक लिखा था, और बुक का नाम था अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा। और एक बुक लिखी थी
कृष्ण देव राय ने, उसका नाम क्या था? ये ऑनलाइन वाले बच्चे आज आंसर्स क्यों नहीं दे रहे? मेरा आवाज तो आ रहा है सबको? आ रहे हैं आवाज। ऐसा आंसर्स आज क्यों नहीं आ रहे आप लोगों की तरफ से? ठीक है, रिवाइज कर लेना, चीजों को रिवाइज करते रहो तभी याद रहेंगे। और थोड़ा कोशिश करना जवाब देने की, सोचो, दिमाग पे प्रेशर डालो। ठीक है, तो अमुक्त माल्यदा और दूसरी किताब का नाम था जाम्बवती कल्याणम। हाँ, तो ये नाम हमको पता रहने चाहिए मेन मेन। इसके बाद और क्या है, थीम्स इन यूनिवर्सिटी चंद्रगिरी वगैरह। हाँ, यवन, यवन ये बार बार टर्म आती है, देखो। यवन इज अ संस्कृत वर्ड यूज्ड फॉर द ग्रीक्स। ग्रीक्स को यवन कहा करते थे एंशिएंट मिडिवल टाइम में। अदर पीपल हु एंटर्ड द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। ओके, और यवन प्रिया, यवन किस लिए कहते थे? क्योंकि ये लोगों को यवन पसंद था, यवन प्रिया पसंद था। यवन प्रिया मतलब ब्लैक पेपर। यवन प्रिया, यवन लोगों को जो चीज पसंद है उसको मतलब यवन प्रिया, जो ब्लैक पेपर। ऐसा याद रखो, यवन और यवन प्रिया में कंफ्यूज होता। तो इधर प्रिया में पी है और ब्लैक पेपर में भी पी है, तो ब्लैक पेपर मतलब यवन प्रिया। ब्लैक पेपर मतलब क्या? काली मिर्च। काली मिर्च, हाँ काली मिर्च बोलते हैं। वो टाइम पे क्या था, फ्रिज तो नहीं था एंशिएंट मिडिवल में, तो ये लोग क्या करते थे, विंटर एक्सट्रीम होता है यूरोप में, तो ये लोग, और उनका अगर ऐसा एक्सट्रीम विंटर में उनका जो लाइफ स्टॉक रहता था वो मर जाता था, ऐसे तो लॉस होता था। तो ये लोग क्या करते थे, उनको विंटर आने से पहले ही किल कर कुर्बानी देते थे और उनको काली मिरी वगैरह लगा अचार बना के रख देते थे। तो उसके लिए वो ये बहुत जरूरी था। फिर ब्लैक पेपर, वो उसका एक पर्पज था। और दूसरा, अगर तीखा बनाने खाना में, तो वो टाइम पे मिर्ची वगैरह नहीं थी, यही सोर्स था। तो इसलिए इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट हुआ करता था ब्लैक पेपर और दूसरे जो मसाले रहते थे। हाँ, तो यही वजह है कि मतलब इंडिया को हब कहा जाता था मसाले वगैरह इस सारी चीजों का। इसके बाद ओके ठीक है, द रायाज एंड नायकाज। नायकाज जैसा हमने देखा, ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लेकिन ये काफी पावर इनके पास थी। जैसा दिल्ली सल्तनत में इक्तादार थे या मुगल्स में मनसबदार थे, वैसा विजयनगर में नायकाज थे। तो इसको अमरा नायका भी कहा जाता है। अमरा नायका system was a major political innovation of Vijayanagar Empire. It is likely that many features of this system were derived from Ikta system of Delhi Sultanate. Amara Naika were military commanders who were given territories to govern the Raya. They collected taxes and other dues from peasants. अब इसको समझो। सबसे पहले एकता सिस्टम है हमारे पास। एकता सिस्टम मोर और लेस इज सिमिलर टू नायका सिस्टम। दोनों भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। एकता में क्या करते हैं, इक्तादार रहता है जो कि हेड रहेगा, और उसको क्या करना है, पर्टिकुलर आर्मी उसको मेंटेन रखना रहता है और वार के टाइम पे लेकर आना है आर्मी को। फिर दूसरी बात, अब उसको आर्मी मेंटेन करने पैसे चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, बहुत सारे एक एरिया दिया जाएगा उसको, एक रीजन, जागीर बोल सकते हैं उसको, वो दी जाएंगी, और उसमें से जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो पूरा उसको जाएगा, उससे उसको मेंटेन करना है। दूसरी चीज ये भी थी कि वहां पे अब उसको समझो एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट दे दिए, तो अब क्या करेगा वहां का इक्तादार, वहां का रेवेन्यू पूरा उसके पास जाएगा, प्लस वो क्या करे, वहां के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी उसकी रहती थी। मतलब वो डीएम भी रहेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो पूरी पावर उसको रहती थी। तो एकता मतलब बहुत पावरफुल रहती थी। यही सेम फॉर्मूला था नायका का, अमरा नायका में, मतलब पैसे भी आएगा और लॉ एंड ऑर्डर वगैरह वो सब भी देखना है। लेकिन मनसबदारी में चेंज था। मनसबदारी में क्या था, मनसबदार थे, उनको रेवेन्यू जाता था गांव का, मतलब जितना भी उनकी जागीर है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहेंगे, दूसरे आमिल वगैरह ये सारे लोग रहेंगे। ठीक है, ये बस इनको पैसा जाएगा, रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा गवर्नमेंट का ऑफिसर, और उसमें से इनको जितना पैसा चाहिए उतना वो दे देगा, बाकी का स्टेट के ट्रेजरी में जाएगा। तो ये एक याद रखना, लॉ एंड ऑर्डर का काम इसमें मनसबदार नहीं करते थे, इनके खुद के ऑफिसर्स रहते थे मुगल्स के। सर उसमें एक वर्ड था गवर्न बाय राया, उसका मतलब क्या? राया, राया किंग्स को कहते हैं, जैसा कृष्ण देव राया,
राया टाइटल था ये लोगों का, ठीक है, किंग को टाइटल था, अच्छा। कृष्ण देवराय, देवराया, तो ऐसे राय लगाते थे ये लोग। ओके अमरा, ओके। अमरा वर्ड से आमिर से लिया गया, ठीक है ठीक है, ओके। इसके बाद देखो ट्रैवलर्स, निकोलो डी काउंटी, अब्दुल रज्जाक, ये सारे आए थे कृष्ण देवराय के पीरियड में। यहाँ पर देखो डोमिंगो पेस के बारे में दिया है। डोमिंगो पेस ये पुर्तगीज था, डोमिंगो पेस आया था कृष्ण देवराय के टाइम पे। तो इसने बोला था आई सॉ फ्रॉम देन सिम टू मी एज लार्ज एज ओम रोम। उसने बोला था कि हम्पा, क्या हुआ, हम्पी जो सिटी है इट इज इक्वल टू रोम। हम्पी का कंपैरिजन किया था रोम से। यहाँ पर कुछ फेमस कंस्ट्रक्शंस हैं, जैसा कमलापुरम टैंक है। कमलापुरम टैंक मतलब पानी का एक टैंक बनाया गया था वहां पे। irrigated fields nearby but was also conducted through a channel to Royal Center. और यहाँ पर एक फेमस कैनल भी है जिसका नाम है हिरिया कैनल। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर टैंक्स टू बी सीन अमंग द रूइंस इज हिरिया कैनल। नाम याद रखना, बस ये बोलेंगे हिरिया कैनल इज रिलेटेड टू द डायनेस्टी, तो विजयनगर लिख देंगे। अब्दुल रज्जाक के पर्शियन एम्बेसडर आया था इसके देवराया के पीरियड में शायद से। he was greatly impressed by the fortifications and mentioned 7 line of forts, मतलब सात लेयर्स ऑफ थे वॉल जो रहते थे, 7 लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन थे सिटी को। दिस इंसर्कल नॉट ओनली द सिटी बट आल्सो इट्स एग्रीकल्चर, हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट। जनरली सिटी को इंसर्कल करते हैं जो बॉर्डर वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, फार्म्स और दूसरे फॉरेस्ट को भी इंसर्कल किए थे। इससे क्या होगा, मतलब फूड सेफ्टी वगैरह, क्योंकि वो टाइम पे क्या था, ये होता था किले को मतलब एकदम मुहासरा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फोर्टिफाई तो नहीं बोलेंगे, सामने जो अपोजिशन आर्मी रहती थी क्या करते थे, फोर्ट को मतलब पूरे चारों तरफ से घेर लेते थे, को एकदम स्ट्रिक्ट में, कोई चीज बाहर जाएंगी नहीं वहां से। तो उसमें फिर वो टाइम पे फिर क्या होता था, ये 6-6 महीना ऐसा चलता था, सेज, सेज जिसको कहते थे। तो ये कई साल 6-6 महीना चलता था। तो ये क्या करते थे, 6-6 महीना तक ये लोग सरेंडर नहीं करते थे, तो उतना सारा उतने टाइम का फूड पानी सब ये स्टॉक में रखा करते थे। तो ये चीज थी उसका ये सिग्निफिकेंस था। ये गोपुरम, गोपुरम मतलब जो एंट्री होती है, गेट जहाँ पे रहता है, गेट, गेट को ये लोग बहुत इलेबोरेट बनाए थे साउथ में, जिसको गोपुरम कहते थे। कई बार ऐसा होता था बीच में का जो मेन टेम्पल है वो छोटा है और गोपुरम बड़ा है। और वहां पर मस्जिद भी थी विजयनगर में, मतलब जो हम्पी में टॉम्स थे, मस्जिद भी थे और मंडपास भी थे। मंडपा मतलब जो आंगन रहता है टेम्पल में जहां पर डांस वगैरह हुआ करता था देवदासीस का, तो उसको मंडपा कहते हैं। नीचे जो डायग्राम है 7.0 वो मस्जिद है और मॉस्क इन विजयनगर। वहां पर एक रॉयल सेंटर भी था, जैसा रॉयल मतलब वहां पे रॉयल किंग वगैरह रहेगा। ये साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ सिटी में था, लेकिन वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स थे, 60 टेम्पल्स थे वो कॉम्प्लेक्स में। और ये नीचे वाली जो डायग्राम है 7.11 महानवमी डिब्बा, ये प्लेटफॉर्म था बड़ा, जो भी इंपॉर्टेंट सेरेमनीज, किंग का कोरोनेशन वगैरह, ये सारी इंपॉर्टेंट सेरेमनीज, यज्ञ वगैरह इसके ऊपर होते थे। और इसके ऊपर वुडन के स्ट्रक्चर बनाए थे बहुत सारे। महानवमी डिब्बा, ये नाम याद रखना। एक लोटस महल था, लोट ये इंडो इस्लामिक टेक्निक का मिक्सचर है। जनरली याद रखना जो विजयनगर है या फिर जो एंशंट के जितने भी आर्किटेक्चर हैं, ये लोग सीमेंट यूज नहीं किया करते थे, ठीक है, सीमेंट का यूज नहीं होता था। सीमेंट का यूज इंट्रोड्यूस, उसने सीमेंट का यूज करना स्टार्ट किया। सीमेंट मतलब वो टाइम पे चुना वगैरह यूज होता था। और दो और कुछ वर्ड्स आते हैं जैसा आर्क्यूएट स्टाइल और आर्क्यूएट और ट्रेबिएट, ऐसे दो रहते हैं, ठीक है। तो आर्क्यूएट स्टाइल भी मतलब मुस्लिम रूलर्स ने लेकर आए, ऐसे आर्स जो रहते हैं, आर्स में इसमें क्या होता है, बेटर ट्रांसफर होता है लोड का ऊपर से नीचे, वो पिलर्स पे जाता है लोड।
दूसरा रहता है ट्राइबेट स्टाइल। ट्राइबेट स्टाइल में क्या रहता है, अब मतलब ऐसे दो आपके पिलर्स हैं, यहाँ पर ये एक पिलर है, दूसरा पिलर यहाँ पर है, तो इसमें बीम बनाते हैं, बस ऐसा एक बीम रहेगा ये वाला। तो इसमें लेकिन जो वेट जो रहेगा, कुछ वेट इधर बीच में भी रहेगा और कुछ यहाँ पर आएगा ऐसा। तो इसमें इतना ज्यादा स्टडी नहीं रहता। लेकिन जब आप आर्कियोट्स टाइप में बनाते हो कोई कंस्ट्रक्शन इस तरीके से, तो यहाँ पर वो पूरा अच्छे से ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट जो लोड आएगा ये कॉलम्स पे आएगा। तो इसको याद रखें। हाँ, ओके ओके। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं दिख रहा। चलो ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, एन एरियल व्यू ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल, तो हम देख रहे Sir, थे जी। हाँ, अभी दिख रहा है। sir, I have doubt. ओके, हाँ हाँ, पूछना बिल्कुल। हम्म, सर वो आप जो भी बता रहे थे वो पंपा देवी, हाँ हाँ हाँ, वो पार्वती का दूसरा नाम है बोलकर, तो जी जी, हाँ हाँ पार्वती वही ना जो लॉर्ड शिवा की वाइफ है। हाँ, यस यस, हाँ, लॉर्ड शिवा की वाइफ जो है। तो वो ये टाइम पे आए तो वाले हैं। नहीं नहीं, तो उसमें कैसा रहता है, मतलब ये गॉड की वर्शिप होती थी ये पीरियड में, वो तो है पुराने ही, लेकिन वर्शिप ये होती थी शिवा की। शिवा पार्वती मतलब इनका बहुत पुराना पीरियड है, समझो महाभारत में वगैरह मेंशन आया है। ठीक है, ओके। ओके ठीक। अब हम द्रविड़ा और नगरा का डिफरेंस देख रहे थे। तो एक और डिफरेंस है कि जो द्रविड़ नगरा टेम्पल रहते थे वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाते थे, नगरा टेम्पल, क्योंकि वहां पे प्लेन रीजन है ना, और फ्लडिंग वगैरह बहुत होता है, तो एक हाइट पे पहले बेसमेंट बना के ऊपर थोड़ा हाइट पे बनाते थे। साउथ में वैसा नहीं है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे 186 पे कल्याण मंडप, मेंट टू सेलिब्रेट डिवाइन वेडिंग्स। ठीक है, ये लोग पार्वती शिवा की शादी वगैरह ये भी फेस्टिवल मनाते थे। इसी तरीके से एक और टेम्पल है, विठला टेम्पल। ये टेम्पल कहाँ तो भी देखे ऐसा लगेगा आपको। कौन से नोट पे, कितने रुपए के नोट पे टेम्पल है विठला टेम्पल? 50 रुपए के नोट पे ये टेम्पल है, बराबर। ठीक है, 500 रुपए के नोट पे क्या है, क्या है? ओके, कोई बताओ 500 रुपए के नोट पे क्या है? लाल किला है। सन टेम्पल सर। हाँ, रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट है। और 1000 के नोट पे सर क्या है, 1000 के नोट पे? साल की नोट बंद हो गई सर। बंद हुई नहीं सर। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ मैं। 1000 की नोट डिमोनेटाइजेशन जब से हुआ तब से बंदी है, 1000 की नोट है ही नहीं। ठीक है, और 2000 के नोट पे क्या है? चंद्रयान मिशन में कुछ लोग ऐसे सर। हाँ चंद्रयान हाँ, मिशन का कुछ है ना शायद से। चांद्रयान नहीं, मंगलयान, मंगलयान मिशन के बारे में है उसका। ठीक है, 2000 के नोट पे। इसके बाद देखो, एक मदुराई जो टेम्पल है ना, जो सबसे फेमस टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल जो हम कहते थे, मदुराई में है। ये सबसे बड़ा टेम्पल है हाइट में। ये लेकिन कोई किंग ने नहीं बनाया, ये बना है नायकाज ने, जो नोबल्स थे उन्होंने बनाया, नायकाज ने। मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में। विठला, विठला जो हम कहते हैं ना, विठला ये विष्णु का अवतार है। और विठला का सबसे फेमस टेम्पल महाराष्ट्र में है, पंढरपुर में। तो वो एक याद रखना। और वहां पे मतलब हम्पी में भी विठल के टेम्पल हैं। और इसका मैप लेआउट्स वगैरह दिए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हमारे लिए। कृष्ण देव राय की देखो फोटो दिए, वेलकम कर रहे हो। तो देख कृष्ण देव राय, पेज ने उनके बारे में लिखा है, मीडियम हाइट थी, फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड गुड फिगर, rather fat than thin. He has on his face signs of smallpox. ऐसे डॉट डॉट दिए। ठीक है, तो ऐसा और कौन सा था एंशंट में जिसके चेहरे पर डॉट्स थे? कौन था किंग?
जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ था? बिंदुसार। हाँ, बिंदुसार था, जिसके चेहरे पे डॉट्स, इसलिए उसका नाम गिरा था बिंदुसार, डॉट्स। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाया? बिंदुसार ने बनाया। हाँ। अच्छा। तो ये इसी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन जरा रिलेट करो, ये जो बड़े बड़े बेसिक डिसीज है ना, इनके हमको पता रहने चाहिए कि वैक्सीन किसने बनाया। इसका सर्च कर लो, स्मॉल पॉक्स का लुइस पाश्चर, डॉक्टर साहब हमारे कह रहे हैं लुइस पाश्चर ने किया था। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का। ओके, इसके बाद देखो विजयनगर के ये लुसन का ही पेज है। विजयनगर के इसमें देखो उमन उमन जो थे, उमन का बहुत बड़ा रोल था। दे वर एम्प्लॉयड इन स्टेट सर्विसेज, वुमन इवन वेंट टू बैटल्स। Okay. Also, it was only the state that promoted widow remarriage. Status of women improved during this time. ये चीज याद रखना। नूनिस का वही क्वेश्चन था, वुमन बॉक्सिंग करते थे, डांस वगैरह करते थे, सूट सेइंग वगैरह, वो सब है। आर्किटेक्चर में देखो क्या है, मंडपा वगैरह ये सब तो हमने देख लिए हैं। अब इस यही पीरियड पे जो कंटेम्पररी थे ना, बहामनी किंगडम है, तो उनके बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं। बहामनी जो किंगडम थे, इसका जो फाउंडर था अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, he was also known as Hassan Gangu. Hassan Gangu कहते थे। He founded the Bahmani kingdom with its capital at Gulbarga. गुलबर्गा इनकी कैपिटल थी। यहाँ पर एक चीज समझ लेना, हसन गंगू ये बहामन इसलिए एक आर्ग्यू थ्योरी है कि मतलब ये एक ब्राह्मण था गंगू नाम का, उसके सर्वेंट थे, तो उन्होंने अपने मालिक के नाम पे अपना नाम रखा बहामन शाह। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। वो टाइम पे एक फेमस हिस्टोरियन है बहामनी रूलर का, फेरिश्ता नाम का एक राइटर हिस्टोरियन, उसका नाम भी है फेरिश्ता। इसने बहामनी एम्पायर की पूरी हिस्ट्री लिखी है। फिर और एक किंग था अहमद शाह वली, 1422 टू 35। इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदर, गुलबर्गा से बिदर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इसके बाद क्या होता है, बहामनी किंगडम ब्रेक होती है 5 एम्पायर्स में, 5 किंगडम में। बरार, बीजापुर, नगर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर। बरार मतलब मॉडर्न डे विदर्भ। यहाँ पर रहता है इमाद शाही। बीजापुर में रहती है आदिल शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, गोलकोंडा में कुतुब शाही, और बिदर में बरीद शाही। अब देखो, जो बरार है और बिदर है, ये दोनों बहुत छोटे हैं, तो ये बाकी वाले जो 3 है ना, ये लोगों को खत्म कर देते हैं कुछ ही पीरियड में। जैसा बरार की इमाद शाही 1574 में खत्म हो जाती है, और जो बिदर की बरीद शाही थी वो 1610 में खत्म हो जाती है। उसके बाद बचते ये तीनों, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा। इनके मुगल के साथ कई सालों तक वार चलते। तो सबसे पहले इसमें खत्म होता है अहमदनगर, अहमदनगर की निजाम शाही। ठीक है, अहमदनगर की निजाम शाही, निजाम शाही, निजाम बादशाह हैदराबाद में भी था, तो ये रिलेटिव थे आपस में, क्या एक ही डायनेस्टी थी, या क्या रिलेशन क्या है, या डिफरेंस क्या है दोनों में, क्या है दोनों में संबंध? डिफरेंस क्या है फिर? ठीक है, नॉइज आ रहा है। ओके, ठीक है, मैं बताता हूं आपको, सुनो। ये जो हम ये अहमदनगर की निजाम शाही पढ़ रहे हैं ना, ये था आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहामनी एम्पायर। बहामनी के 5 डायनेस्टी में डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो एक सक्सेसर है अहमदनगर की निजाम शाही। इसका पीरियड भी देखो 1490 में बना, बहुत पहले, वो टाइम मुगल्स आए भी नहीं थे अपने पास। और जो हैदराबाद का निजाम शाह है, निजाम बादशाह आसफ जाह जिसको हम कहते हैं, वो सक्सेसर था मुगल्स का आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। वो आएगा 18th सेंचुरी में, 1720 या 30 के आसपास वो आसफ जाह डिक्लेयर करता है अपना इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सक्सेसर ऑफ मुगल था, और ये क्या थे, सक्सेसर ऑफ बहामनी थे। दोनों का कुछ भी संबंध नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखो। फिर इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, फिर अहमदनगर का लेकिन ये था कि इनके मुगल के साथ वार चल रहे थे, लेकिन इनके पास एक बहुत अच्छा कमांडर था जिसका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर बहुत ही टैक्टिक्स से वार करता था। गनीमी कावा उसने इंट्रोड्यूस किया था। उसने
माइटी मुगल्स को भी मात दे दी थी। उसके टाइम पे जो था जहाँ ये था अपना जहांगीर था, जहांगीर को उसने मतलब जहांगीर के हमले से बचाया, हिफाजत किया। और उसके डेथ के बाद ही उसकी डेथ होती है, फिर उसके बाद निजाम शाही खत्म हो जाती है। ठीक है, ये चीज आप समझो। मलिक अंबर इसको फाउंडर ऑफ औरंगाबाद भी कहा जाता था, वो टाइम पे उसका नाम था खड़की औरंगाबाद का। तो मलिक अंबर एक याद रखना। दूसरी बात, मलिक अंबर का जो मेन डिसाइपल या बोलेंगे या फिर मेन जो कमांडर थे मलिक अंबर के, शाहजी थे। शाहजी वाज द फादर ऑफ छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो मतलब यहाँ से मतलब वॉरफेयर के टेक्निक सीखे गए। तो ये भी अब गुएरिला वॉरफेयर जो है मलिक अंबर ने यूज किया था, फिर शाहजी ने उसको अडॉप्ट किया, फिर शिवाजी ने अडॉप्ट किया उससे मुगल्स के खिलाफ। क्योंकि जो मुगल्स थे दे वेर सुपीरियर इन प्लेन्स, प्लेन में किसी की ताकत नहीं थी उनको हराने की, क्योंकि उनके पास आर्टिलरी तोफ का यूज करते थे वो लोग। लेकिन तोफ का यूज करना बहुत मुश्किल रहता प्लेट्यूज पे, हिल्स पे, तो वेस्टर्न घाट में उनको जमा नहीं हो करना, और बहुत कैजुअलिटी, बहुत लॉस उनको सफर करना पड़ा। इसके बाद देखो गोलकोंडा कुतुबशाही, गोलकोंडा की कुतुबशाही थी। ठीक है, और बीजापुर की आदिल शाही। तो बीजापुर की आदिल शाही 1686 में एंड होती है, और गोलकोंडा की कुतुबशाही 1687। दोनों भी औरंगजेब के पीरियड में ये खत्म हो जाते हैं, कुतुबशाही और ये। तो जब आप कुतुबशाही के बारे में पढ़ेंगे, कुतुब शाह की कैपिटल रहती है गोलकोंडा। गोलकोंडा ये हैदराबाद के पास ही सिटी है, हैदराबाद से पुराना सिटी है। और एक मोहम्मद कौली कुतुब शाह था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हैदराबाद। मोहम्मद कौली कुतुब शाह हैदराबाद के फाउंडर भी है, और चार मीनार भी उसने ही बनाया। ठीक है, मोहम्मद कौली कुतुब शाह, याद रखना। अब आपका होमवर्क है, या फिर आपको पता हो तो बताना, हैदराबाद की मक्का मस्जिद किसने बनाया? गेस मत मारो, सर्च करके रखना, कोई गड़बड़ नहीं। हैदराबाद की मक्का मस्जिद, वो भी काफी फेमस न्यूज में है, चार मीनार के बाजू में ही है। इसके बाद देखो इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह, ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी, इंट्रोड्यूस दक्षिणी इन प्लेस ऑफ पर्शियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज। तो इन्होंने दक्षिणी को लाया इन प्लेस ऑफ पर्शियन, और इनको औला बाबा भी कहा जाता है। बहुत बार पूछते हैं औला बाबा किसका टाइटल था, तो इब्राहिम आदिल शाह। इसके बाद गोल गुमज हम सुनते हैं, गोल गुमज कहाँ पे है? गोल गुमज बीजापुर। तो बीजापुर, ये इट वाज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह। इट इज फेमस फॉर सो कॉल्ड विस्परिंग गैलरी। गोल गुमज एक्चुअली मस्जिद नहीं है, इट इज अ टॉम, एक कब्र है। ठीक है, तो ये चीजें थी, इसको अच्छे से पढ़ना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट। तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम वगैरह कैसा था, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। दो टाइप्स के फार्मर रहा करते थे, खुद कश्त और पही कश्त। खुद कश्त नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करते थे, रेसिडेंट ऑफ द विलेज इन विच दे हेल्ड देयर लैंड्स। गांव के लोग रहेंगे, उनका खुद का लैंड रहेगा, खुद मेहनत करेंगे। दूसरे जो थे पही कश्त, दे वेयर नॉन रेसिडेंट कल्टिवेटर, बाहर से आए हैं, हु बिलोंग टू सम अदर विलेज बट कल्टिवेटेड लैंड्स एल्सवेयर ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जिसको भागिन भी कहते हैं, पार्टनर भी कहते हैं, पार्टनरशिप बेसिस पे कल्टिवेट करेंगे, इसको पही कश्त कहेंगे। ये देखो, इसको पर्शियन विल कहते हैं, ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, और इसको साउथ में अर्घहट्टा भी कहते हैं। इसका यूज होता था एग्री खेती को पानी देने के लिए। ठीक है, इसको देखो, ये इस तरीके से वर्क करता था, ये मैकेनिकल सिस्टम है, मतलब गियर्स, वो टाइम पे गियर नहीं थे तो ऐसा यूज होता था, बुल का यूज करके पानी दिया जाता था। ठीक है, मोट भी कहते हैं उसको। ठीक है, अर्घहत्ता या फिर पर्शियन विल, राहट पंप भी कहते हैं, राहत राहट। ठीक, इसके बाद टोबैको के बारे में जिक्र है। टोबैको का वो टाइम बहुत एडिक्शन बढ़ गया था, एक्चुअली पोर्तुगीज लोग लेकर आते हैं टोबैको को, और अकबर के पीरियड में इसका बहुत यूज बढ़ गया, और जहांगीर ने इसको बैन किया था। अभी टोबैको बैन है क्या नहीं इंडिया में? टोबैको बैन है, हमने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट कंजम्पशन ऑफ वो भी साइन किया है,
और लेकिन वो बात अलग, वो उसको बहुत यूज होता है टोबैको। इसके लिए कोटपा एक्ट है, एक एक्ट है हमारे पास जिसके अंडर सिगारेट और टोबैको हमने बैन किया। जैसा अभी हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, बेचने के बाद फौरन कैश मिलता है, कॉटन, जूट, शुगर। और तो कैश क्रॉप को वो टाइम पे जिन्स से कामिल कहते थे, जिन्स से कामिल, परफेक्ट क्रॉप्स, शुगर केन, कॉटन, ये जिन्स से कामिल कहते थे। कुछ टर्म्स हैं जैसा हलाल खोरान, इसका मतलब होता है स्कैवेंजर्स, डेड एनिमल्स हैं वगैरह, इनको डिस्पोज करने का काम ये लोग करते थे। फिर एक वर्ड आता है मल्लाहजादा, मल्लाहजादा मतलब सन्स ऑफ बोटमैन, जो लोग बोट चलाया करते थे उसको मल्लाहजादा कहते थे। जैसा हम बोलते हैं ज्यादा मतलब बेटा, साहबजादा, शहजादा, सन मीन ज्यादा, पर्शियन। फिर इसी तरीके से जैसा अभी तालुका रहता है, वो टाइम पे उसको मंडल, पंचायत कहते थे। पंचायत वाज, और मंडल, पंचायत आज जैसा अपना बीडीओ रहता, ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर, वैसे वो टाइम पे क्या रहता है, मुकादम, मंडल। द चीफ फंक्शन ऑफ हेडमैन वाज टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट्स, असिस्टेड बाय अकाउंटेंट और पटवारी ऑफ द पंचायत। तो ये ऑफिसर्स थे, पटवारी, मंडल। मंडल करप्शन वगैरह भी करते थे। ये जो फोटो इसमें दिखा है, 17th सेंचुरी पेंटिंग डिपिक्टिंग टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कपड़ों का प्रोडक्शन कैसे हुआ करता था, तो वो दिया गया है। ये पूरा क्या है, लोग व्हाइट क्लॉथ वगैरह बिछाए, डिजाइन वगैरह कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक टर्म आई है, जाज मनी सिस्टम। वो टाइम पे जो हमारी सिस्टम थी ना, मतलब बार्टर एक्सचेंज ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें एक होता था, जो अपर कास्ट है जिनके पास लैंड है उनको जाजमन कहते थे, और जो लोअर कास्ट है, लैंडलेस लोअर कास्ट, उनको कामिन कहते थे। तो कामिन लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस देंगे जाजमन को। जैसा कि क्या करेंगे जाजमन, जैसा टेलर हैं कपड़े सिला के देंगे, कॉबलर हैं जूते चप्पल देंगे, या फिर बार्बर हैं बाल कटाएंगे। तो ये करते थे, इनकी सर्विस करेंगे। और जाजमन जो लैंड ओनिंग अपर कास्ट है, ये इन रिटर्न को क्या करेंगे, फूड ग्रेन्स देंगे। ऐसा बार्टर ट्रांजिशन होता था। ये सोसाइटी, अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये बेसिस पे इसको जाज मनी सिस्टम कहते थे, जो कि एक रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है जाजमन और कामिन के बीच में। तो ये चीज समझो। अभी अब डिक्लाइन हो गया, अभी कैश ट्रांजैक्शन हो गए, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आ गया। नहीं तो पहले फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन नहीं था, कास्ट बेस पे तुमको ऑक्यूपेशन करना है। तो अभी ये सिस्टम भी कम हो गया। नीचे डायग्राम है, शाहजहां है, वो हंट कर रहा है नील गाय को। नील गाय दरअसल गाय नहीं रहती, तो क्या रहती है, डियर रहती है, ठीक है। ये वर्मिन एनिमल है, बिहार में आज भी वर्मिन एनिमल है। तो बताओ वर्मिन एनिमल डिक्लेयर कौन करता है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अभी WPA 1972 को अमेंड करने की भी बात चल रही है। 6 शेड्यूल है ना, तो 6 को निकाल के 4 करने वाले और वर्मिन का हटाने वाले। पेशकश एक टर्म आई है, वाज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय मुगल स्टेट। जब भी कोई नोबल्स वगैरह आ रहे, कुछ ना कुछ लेके आते थे, बादशाह सलामत, ये आपकी खिदमत में, इतर की बोतल, कुछ ऐसा, टोवाल टोपी जैसा भी देते। इसके बाद देखो, यहाँ पर दिया गया है कि स्प्रेड ऑफ इस्लाम कैसे हुआ। तो बहुत सा कुछ लोग कहते हैं कि मतलब सॉर्ड से वगैरह फैला गया वगैरह। तो ये जो लोग थे, किंग्स थे, दे वेर मुस्लिम्स बट द रूल वाज नॉट इस्लामिक। ये लोग मतलब इस्लाम को स्टेट पॉलिसी में मतलब ऐसा दूर ही रखते थे। हाँ, और ऐसा मतलब क्या बोलते हैं इसको, नहीं नहीं, प्रोजिलिटाइजेशन वगैरह ऐसा ऑर्गेनाइज लेवल पे ऐसा कुछ नहीं था। जो इस्लाम पहला है, some historians have indeed suggested that Sufi saints played a major role in the slow acceptance of Islam among agricultural communities emerging in newly colonized places. जो सूफी सेंट्स थे, ये लोगों ने
किया है, जो इस्लाम फैला सूफी लोगों से फैला है, क्योंकि ये लोग कंपैशन वगैरह करते थे, लोअर कास्ट को भी बाजू में बिठा के खाना खिला रहे, वुमन की इक्वालिटी की बात करें, इसलिए जमींदार का जो पर्सनल लैंड रहता था उसको मिल्कियत कहते थे, ठीक है। हाँ, आवाज क्लियर नहीं है आपका, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर जो जागीरदार होते हैं, जी जागीरदार जो होते हैं सर वही जमींदार होते हैं। हाँ हाँ हाँ, जागीरदार और जमींदार दोनों में डिफरेंस है। आप म्यूट कर देना, हाँ ठीक है। जागीरदार और जमींदार, यहाँ पर एक डिफरेंस है, ठीक है। तो ओके ठीक है, पहले वो डिस्कस करते हैं जागीरदार और जमींदार। क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुमको, फिर उस पर तुमको समझ में आएगा। ये पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पे 2019 का क्वेश्चन, ये पढ़ो, मुझको आंसर देने की कोशिश करो। Read it carefully and tell me the answer. क्या आएगा आंसर? So A. Either 1, 2 not. A, D, neither 1 nor 2. Okay. D sir, D. हाँ, देखो डी जो आपने कहा वो सही आंसर है। जब हम मनसबदारी, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, मनसबदारी में क्या था कि मतलब हाँ बस रिवेन्यू जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर की पावर नहीं है। तो मनसबदार जो थे, अभी जैसे हम यूपीएससी पढ़ रहे हैं, तो वो टाइम पे मनसबदारी सिस्टम थी, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम। अभी जैसा सिविल सर्वेंट रहते हैं वो टाइम पे मनसबदार थे। अब मनसबदार में क्या होता था, एक तो है कि मेरिट बेसिस पे आए वाले, जो कि मतलब अपने स्किल के इस पे आएंगे मनसबदार। तो इसमें मनसबदार को दो टाइप के में रहते थे, एक को है जिसको कैश में पेमेंट दे रहे, तनख्वाह जिसको कहते हैं, और दूसरे रहते थे कि एक लैंड जागीर दे दिए तो उनको जागीरदार कहते थे। मतलब इनको वहां से रिवेन्यू मिलेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। फिर एक थे कुछ हेरिडेटरी थे, जो खानदानी रईस थे, इनका खुद का अपना लैंड था, लेकिन ये मुगल की सुजर्निटी एक्सेप्ट किए थे, ठीक है, जो खानदानी जमींदार थे, समझे, लैटरल एंट्री वाले। तो इनका क्या था, इनकी लैंड नहीं लेता था मुगल किंग, ये बस इनको कुछ अमाउंट पैसे देना है इनके पास, बाकी लैंड रेवेन्यू इनके पास रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी वो लोग ही देखेंगे, जमींदार देखेंगे। तो उनका वो स्टेटस को वैसे मेंटेन किया था। तो ऐसे याद रखो, मनसबदारी में 3 टाइप के लोग थे। एक थे जिनको कैश में पेमेंट होता था, दूसरे थे जो जागीरदार है जिनको लैंड असाइनमेंट मिलते थे, और तीसरे थे जो जमींदार थे। ये खानदानी मतलब रईस लोग हैं जो सिर्फ आए और मुगल्स में मर्ज हो गए और मुगल की सोजरेंटी एक्सेप्ट की। तो मुगल्स ने भी क्या किया, इन रिटर्न में तुम्हारा तुम्हारा जितना लैंड है, जितना रेवेन्यू है, तुम्हारा ही रहेगा, और बस कुछ शेयर हमको देना पड़ेगा, ऐसा हमारा सुनना पड़ेगा। तो ये चीज थी। तो जमींदार इज डिफरेंट, जागीरदार इज डिफरेंट। जागीरदार इज टेम्पररी, जागीरदार का पोस्टिंग होता था। आज समझो तुमको आदिलाबाद का जागीर मिली है, फिर 10 साल बाद क्या होगा, हैदराबाद देंगे, फिर और 10 साल बाद तुमको समझो औरंगाबाद देंगे, चेंज होते रहेंगे। तो ये चीज समझो, ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक, अब वापस चलते हैं हम। ओके हाँ, हम वो देख रहे थे ना, ओमन जाजमन तो देख लिए थे हमने, शाहजहां ये भी हो गया था, पेशकश भी देख लिए थे, जमींदार देख रहे थे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम।
अब लैंड रेवेन्यू में देखो, अकबर की लैंड रेवेन्यू सिस्टम फेमस है। अकबर के पीरियड में उसका नवरत्न में एक था टोडरमल। टोडरमल ने दहसाला सिस्टम डिजाइन किया था। दहसाला को जब्ती सिस्टम भी कहते थे, ठीक है, दहसाला सिस्टम। तो इसमें बहुत अच्छी सिस्टम थी, ओके। और इसमें लैंड का कैटेगराइजेशन किया गया था। ये सब मेंशन है आईने अकबरी में। आईने अकबरी इज अ पार्ट ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा के 3 पार्ट है, जो 3 वॉल्यूम है। जो तीसरा वॉल्यूम है उसको आईने अकबरी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि अकबर ने लैंड को डिवाइड किया था। सबसे पहले पोलज। पोलज मीन्स जिस पर एनुअल कल्टीवेशन होता है, हर साल जिस पे कल्टीवेशन होते हैं। क्रॉप्स इन सक्सेशन एज इज नेवर अलाउड टू लाई फेलो। दूसरा रहता है परोती। परोती इज द लैंड लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन फॉर अ टाइम दैट इट मे रिकवर इट्स स्ट्रेंथ। इसको कुछ देर के लिए कल्टीवेशन नहीं करते। कचर ऐसा लैंड था जिसको 3 से 4 साल के लिए फैलो रखते हैं, बाद में और कल्टीवेट करते हैं। और एक रहता है बंजर। बंजर ऐसा लैंड जो 5 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए फैलो रखे, मतलब उस पर बंजर में कुछ लेते नहीं थे। फिर ये हिसाब से तुम्हारा जो लैंड है, कचर है तो कम लगेगा, परोती है तो थोड़ा सा ज्यादा, पोलज है तो ज्यादा रेवेन्यू तुमको देना पड़ेगा। तो इस टाइप से लैंड कैटेगराइजेशन किए थे, ठीक है। औरंगजेब का करेंसी है सिल्वर रुपया। रुपया करेंसी किसने इंट्रोड्यूस किया? शेरशाह ओके, सूरी ने सर। शेरशाह सूरी ने फर्स्ट टाइम रुपया इंट्रोड्यूस किया था, ओके, बराबर। अब देखो आईने अकबरी और अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल ये भी अकबर के नौरत्न में से था। ये 2 भाई थे, फैजी और अबुल फजल। काफी एक क्लोज थे अकबर के, बहुत ही क्लोज थे। 2 अकबर के एकदम खास लोग, एक बिरबल और दूसरा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की बायोग्राफी लिखा, अकबरनामा। अकबरनामा लिखा गया पर्शियन में, बहुत ही बड़ी बुक है। इसमें अकबरनामा वो क्या देंगे, अकबरनामा का नेम मेंशन करेगा और बोलेगा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में था। दूसरा स्टेटमेंट देगा कि इसमें मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस का भी मेंशन है। तो इससे ही होगा, पूरे हर चीज का डिस्क्रिप्शन है। सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फूड हैबिट्स, फेस्टिवल्स, किंग्स, पर्सनल लाइफ, सब आएगा उसमें, ठीक है। तो ये चीजें थी यहाँ पर। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर किंग्स एंड क्रोनिकल्स। तो इसमें क्या है, मुगल के बारे में ब्रीफ हिस्ट्री है। ये जो म्यूजियम ऑफ तिमूर एट समरकंद, तिमूर का इन्वेंशन हमने पढ़ा था। तिमूर आया था 1398 में। वो टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी तिमूर के टाइम, बताओ मुझको। तुगलक का मतलब एंड में वीक रूलर से तुगलक डायनेस्टी। तो वो टाइम पे तिमूर इन्वेजन हुआ था, दिल्ली को पूरा वो एकदम डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। ओके, उसके बाद देखो जो मुगल्स थे, मुगल जो बाबर था, बाबर फादर साइड से तिमूर का डिसेंडेंट था और मदर साइड से चंगेज का। चंगेज बहुत ही ब्रूटल था, तो इसलिए मुगल्स चंगेज को उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करते, लेकिन वो खुद को तिमरुद कहते थे। और मुगल्स कहना भी उनको पसंद नहीं था। मुगल्स मंगोल से लिया गया, लेकिन जो यूरोपियंस है, यूरोपियंस उनको मुगल्स कहते थे, तो फिर मुगल्स ही सेट हुआ। लेकिन वो खुद को तिमरुद कहते थे, तिमरुद, ठीक है। हाँ हाँ, तिमरुद खुद को मतलब उस तिमरुद से जुड़ाते थे अपने आप को। जहीरुद्दीन बाबर ये इसका फाउंडर है। जलालुद्दीन अकबर, इसका पीरियड था 1556 टू 1605, लगभग 50 साल इसकी हुकूमत थी। अकबर के बाद 3 फेयरली एबल सक्सेसर्स हुए। जहांगीर 1605 टू 27, शाहजहां 1628 टू 58 और औरंगजेब 1658 टू 1707। इनका भी 50 इयर्स का रूल रहा, ठीक है। ये देखो कुछ थोड़े से रिलेशन भी हमको पता रहने चाहिए। जहांगीर की वाइफ थी नूरजहां, ठीक है, और नूरजहां का फादर का नाम था इत्मादुद्दौला, ठीक है। इत्मादुद्दौला टॉम तुमने सुना होगा, हाँ, इट वाज द प्रीकर्सर ऑफ ताज भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत टॉम है और इसमें भी पियतरा दिवरा वगैरह वो सब यूज हुआ था। तो नूरजहां ने बनाया था अपने फादर की याद में, ठीक है। और मुमताज महल ये वाइफ थी शाहजहां की, और शाहजहां ने ताजमहल बनाया, ठीक है, मुमताज महल के लिए।
और जितने भी बच्चे हैं, दारा शुको, औरंगजेब, मुराद, शाह शुजा, ये पूरे शाहजहां और मुमताज महल के हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, शाहजहां जहांगीर का बेटा है लेकिन नूरजहां का बेटा नहीं है। क्यों? हाँ, दूसरी वाइफ थी, नूरजहां इज डिफरेंट। तो इसलिए क्या हुआ था बाद में, तो यहाँ पर वो इनके फैमिली में टेंशन्स भी हुए थे बाद में। नूरजहां को पसंद नहीं था ये शाहजहां, तो वो दूसरे एक बेटे को जहांगीर के उसको सपोर्ट कर रही थी। तो बाद में रिवोल्ट भी करता है शाहजहां और आखिरी में वही बनता है किंग, सलीम जिसको हम कहते हैं। तुर्किश्वर अकबर बहुत ही एबल क्लेवर पर्सन था, एकदम छोटे, बहुत छोटी उम्र थी जब वो गद्दी पर आया था। फिर उसके टाइम पे बहरम खान वो पूरा सब संभाला करता, खाने खाना जिसको कहते हैं। लेकिन बाद में उसने बहरम खान को हटा दिया, खुद के हाथ में पावर ले ली। कुछ किताबों के नाम हमको पता रहने चाहिए, जैसा बाबर है, बाबर ने तुजु के बाबरी लिखी। तुजु के बाबरी चागताई तुर्किश में, तुर्किश लैंग्वेज में। फिर उसके बाद हुमायूं आएगा। हुमायूं की जो बायोग्राफी है, हुमायूं नामा, ये किसने लिखा था हुमायूं नामा? गुलबदन बेगम। हुमायूं के सिस्टर ने लिखा था। हाँ, गुलबदन बेगम। हुमायूं के गुलबदन बानो बेगम। हाँ ठीक है। इसके बाद देखो हुमायूं, तो फिर हुमायूं नामा बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी है? बायोग्राफी है। बायोग्राफी। हाँ, और तुजु के बाबरी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। हाँ, अकबरनामा तो अभी हमने देखा, अबुल फजल ने लिखा था। फिर इसी तरीके से शाहजहां की भी बायोग्राफी है, पादशाहनामा कहते हैं उसको। और जहांगीर ने अपनी खुद की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसको हम कहते हैं जहांगीरनामा। ठीक है। फिर औरंगजेब के पीरियड में पहले 10 साल की कुछ है हिस्ट्री, किताब का नाम आगे आएगा। बाद में उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिए थे हिस्ट्री का। इसी तरीके से अकबर की पीरियड में क्या होता, महाभारत का ट्रांसलेशन किए थे, और एकदम वो जैसे एनसीईआरटी डायग्राम्स के साथ रहते हैं, वैसे डायग्राम के साथ महाभारत का ट्रांसलेशन था, उसको रजमनामा कहते हैं, रजमनामा। फिर ऐसे एक बुक, फिर क्रिटिसिज्म हुआ कि अकबर मतलब ऐसा कैसा कर रहा है, मतलब महाभारत का ट्रांसलेशन किया वगैरह। फिर अकबर ने क्या किया, एक हमजा नामा बोल के भी किताब लिखी। हमजा इज द ही वाज द चाचा क्या बोलते, अंकल, पैटर्नल अंकल ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो उनके ऊपर भी किताब लिखी, तो ये किताब को ट्रांसलेट किया। किताब खाना एक डिपार्टमेंट ही था वहां पे, और वहां पे किताबों को वगैरह ट्रांसलेट किया जाता था। यहाँ पर एक नाम दिखेगा, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर। ये कैलीग्राफी के माहिर थे, इनको क्या कहते हैं, जर्रीन कलम, गोल्डन पेन। तो ये बहुत अच्छे कैलीग्राफी लिखा करते थे। आप म्यूजियम में गए कोई भी, यहाँ का जैसा मुंबई का छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है, या फिर हैदराबाद का सालार जंग म्यूजियम है, बहुत सारे आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगे ऐसे लिखे हुए। पेंटिंग्स के बारे में जिक्र है, जो फेमस पेंटर्स हैं और किंग, इनके नाम हमको मालूम रहना चाहिए। जैसा बिहजाद, बिहजाद था बाबर के पास। ठीक है। फिर हुमायूं बहुत शौकीन था पेंटिंग का, तो ये 2 पेंटर्स को लेके आता है अपने साथ। जब ये पर्शिया में जब रेफ्यूज लिया था इसने, शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, तो 15 साल ये रेफ्यूजी की लाइफ जीता है हुमायूं। 15 साल बाद इंडिया में आएगा। साथ में ये मीर सैयद अली और अब्दुल समद को लेकर आता है। ये दोनों भी बहुत अच्छे पेंटर्स थे। ठीक है। फिर यहाँ पर अकबरनामा के बारे में यहाँ पर जिक्र है। अकबरनामा के 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। ठीक है। और जो तीसरा वॉल्यूम है, इसको आईने अकबरी कहते हैं। अकबरनामा का जो तीसरा वॉल्यूम, इसको आईने अकबरी कहते हैं, ये नाम याद रखना। और ये लिखा था अबुल फजल ने। अबुल फजल लेकिन किताब पूरी नहीं कर पाता है। 1600 में उसकी डेथ होती है। डेथ मतलब उसको मतलब कंस्पायरेसी से मारा जाता है। सलीम मतलब शाहजहां का उसके पीछे हाथ रहता है, शाहजहां नहीं, जहांगीर। ठीक है। इसके बाद ठीक है, 2 टर्म है यहाँ पर, डायक्रोनिक और सिनक्रोनिक।
डायक्रोनिक मतलब क्या होता है, कोई भी इवेंट का स्टडी किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड आप कोई चीज की स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में, तो उसको क्या बोलेंगे, डायक्रोनिक। और सिंक्रोनिक मतलब एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम क्या हो रहा है उतना ही पॉइंट पे स्टडी करना, उसको बोलेंगे सिंक्रोनिक अकाउंट। ये हिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है। जो बादशाहनामा है, इसके जो राइटर थे उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी, यही थे जिन्होंने, जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल है, वो टाइम के वो सिविल इंजीनियर थे। अकबरनामा, बादशाहनामा, ठीक है। डिवाइन लाइट, आप जब भी मुगल्स किंग के वगैरह फोटोज देखोगे तो उसमें दिखेगा उनके पीछे क्या है, एक चमकदार एक हैलो रहता है, इसको बोलते हैं डिवाइन लाइट। एक थ्योरी है कि मतलब किंग को बताने की ही वाज अ स्पेशल ऑफ गॉड, स्पेशली अपॉइंटेड पर्सन बाय द गॉड। ठीक है। और वो रिसीव करता है लाइट इमिनेटिंग फ्रॉम गॉड। इसका जो कंसेप्ट था ये दिया था सूफी सेंट शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, who first developed his idea। और शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के फॉलोअर थे शेख मुबारक, जो अकबर के कंटेम्परेरी थे। और शेख मुबारक के जो बेटे हैं अबुल फजल और फैजी, ये अकबर के खास थे। ठीक है, इसलिए अकबर वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय सुहरावर्दी से। यही कंसेप्ट प्लेटो ने भी दिया। प्लेटो ने रिपब्लिक बोल के लिखा था बुक, उसमें उसने ऐसे ही लिखा है। अकबर की सुलह कुल पॉलिसी फेमस थी। सुलह कुल मतलब पीस फॉर ऑल। और इसमें वो उसने क्या किया था, राजपूत के लिए खास तौर पे मैट्रिमोनी अलायंस किया करता था। ठीक है। और उनको मतलब उनको बोलेगा तुम्हारा ऑटोनॉमी भी रहेंगी, बस तुमको क्या करना है, हमारी सुजर्निटी एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी हम कोई भी टेरिटरी नहीं लेंगे, लेकिन हमारी हेल्प करना है तुम्हें। ठीक है, वैसाल स्टेट जिसको कहेंगे। इसके बाद देखो ये जो डायग्राम है इसके बाद वाली, वो दी है जहांगीर प्रेजेंटिंग प्रिंस खुर्रम विद अ टर्बन ज्वेल सीन फ्रॉम बादशाहनामा। जहांगीर खुर्रम, खुर्रम मतलब शाहजहां, उसको फेलिसिटेशन कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद देखो ये जो डायग्राम है, यहाँ पर एक चेन दिखे जिसको पता के डिजाइन के चेन ऑफ जस्टिस कहते हैं इसको। ठीक है। जहांगीर के टाइम पे फेमस पेंटर था अबुल हसन, नाम याद रखना, अबुल हसन जहांगीर के टाइम पे था। और जहांगीर के पीरियड को क्लासिकल एज ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। सबसे ज्यादा डेवलप नेचुरल पेंटिंग इसके पीरियड में हुई। और जो चेन ऑफ जस्टिस है इज शोन डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन, दिस इज हाउ जहांगीर डिस्क्राइब द चेन ऑफ जस्टिस। तो वो असेंशन गद्दी पे आने के बाद पहला ऑर्डर उसका ये था, वो मतलब आगरा फोर्ट पे ये बिठा देता है चेन ऑफ जस्टिस। मतलब कोई भी आदमी है जिसको सताया जा रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, वो जाके बस उसको एक बार बजा दे घंटी, तो डायरेक्ट किंग तक होता था, मतलब डायरेक्ट पीएमओ में कंप्लेन जा रही है, फिर उसका रिड्रेसल होगा चेन ऑफ जस्टिस। ठीक है। कैपिटल सिटीज के बारे में, जब बाबर बाबर आया था, बाबर के टाइम पे लोधी थे, और लोधी का कैपिटल था आगरा। तो बाबर ने भी कुछ पीरियड तक आगरा ही कैपिटल रखा। फिर अकबर ने क्या किया, आगरा में आगरा फोर्ट बनाया। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद से उसने फतेहपुर सिकरी बनाया, वहां पे कैपिटल शिफ्ट किया। फिर अकबर के बाद आएगा आपका ये जहांगीर, जहांगीर के पीरियड में वही रहेगा कैपिटल। फिर शाहजहां क्या करेगा, शाहजहानाबाद दिल्ली में बनाएगा, फिर रेड फोर्ट वहां पे कैपिटल बनेगा। फिर औरंगजेब आएंगे, औरंगजेब फिर वापस आगरा को कैपिटल लेके जाता है। औरंगजेब के टाइम पे कैपिटल शिफ्ट होते रहता है, आगरा पे ज्यादा टाइम दिया था। फतेहपुर सिकरी का एक फेमस गेट है जिसको हम कहते हैं बुलंद दरवाजा, इसकी डायग्राम दी गई है। ये अकबर ने बनाया था आफ्टर विक्ट्री ओवर गुजरात। ये अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। शाहजहां ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, दिलदार किंग था। इसने बहुत सारे, जैसा शाहजहां, उसने ये तो बनाए, शाहजहानाबाद बनाया। फिर ये बनाई जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, शाहजहां ने बनाई रेड फोर्ट के सामने। ठीक है। और फिर ताजमहल भी उसने ही बनाया। फिर इसने और क्या किया था, तख्ते ताउस, एक पिकॉक थ्रोन बोल के था,
उसको बनाते थे। ये बहुत हीरे मोती से जड़ा हुआ था, वो टाइम का सबसे कॉस्टलीस्ट तख्त था। बाद में नादिर शाह का जब इन्वेजन होता है वो लोग लूट के चले जाते हैं, तो उससे उनको इतना पैसा मिलता है 3 साल तक वो लोग टैक्स नहीं लेते वहां पर। अफगानिस्तान में टैक्स हॉलीडे दे देते हैं। तो तख्ते ताउस और कोहिनूर वो टाइम पे ही लेके जाते हैं। फिर इसी तरीके से एक ट्रेडिशन है झरोका दर्शन बोलते हैं। झरोका दर्शन was introduced by Akbar with objective of broadening the acceptance of imperial authority। अभी जैसा क्या करते हैं मिनिस्टर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह, वो टाइम पे झरोका दर्शन लाइव किंग आता था और सब्जेक्ट उसको सुबह देखकर अपने काम पे निकल जाते थे। ठीक है, तो इसका ये बैकफायर हुआ जहांगीर के पीरियड में। जहांगीर एक बार क्या हो गया, बीमार हो गया, 6-7 दिन वो आया ही नहीं भाई झरोका दर्शन के लिए। तो लोगों में अफवाह फैल गई कि बादशाह सलामत मर गए। अब ये खबर पहुंची उनके बच्चों तक। बच्चे मतलब कौन, औरंगजेब, दारा शुको, शाह शुजा और मुराद, 4 बेटे शाहजहां के टाइम पे, सॉरी शाहजहां के टाइम। तो ये चारों को मालूम है। फिर अब क्या रहता है, जब भी फादर की डेथ होगी तो जो पहले पहुंचेगा कैपिटल, आगरा में थे ये सब, तो वो किंग बनेगा फौरन कब्जे में लेके। तो चारों चले गए। अब आधे रास्ते में जब ये लोग जाते हैं तो मालूम होता है कि बादशाह अब जिंदा है, लेकिन फिर औरंगजेब बोलते नहीं अब वापिस नहीं जाने का, अब सीधा जाएंगे, देखें जो होगा हो। तो फिर जाते हैं वहां पे, फिर बैटल्स भी होंगे बहुत सारे, और फिर शाहजहां को नजर कैद में रख देते हैं। ठीक है, आगरा फोर्ट में रहते हैं शाहजहां। फिर करीब वो 6-7 साल और रहा, बाद में उसकी डेथ होती। शाहजहां, औरंगजेब वगैरह। प्रिंस खुर्रम being weighed in priestly metals in ceremony called जश्न वजन, तुलादान। ठीक है, एक सेरेमनी होता था, मतलब कि जो प्रिंस का जितना वजन है उतना वजन का सोना वगैरह जमा करके तकसीम वगैरह करते थे, सब उसको तुला बोलते हैं। ठीक है, औरंगजेब बादशाह ने इसको खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें क्या कर, जो वजन, जो कीमती वगैरह जवाहिर वगैरह है ना, ये नोबल्स रखते थे, लेकिन ये नोबल्स अपने सब्जेक्ट से वसूल करते थे, ये चीज जुल्म करते थे, तो इसलिए औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया। सर झरोका दर्शन ये भी औरंगजेब ने बंद किया था सर। हाँ, झरोका दर्शन भी उन्होंने बंद किया था, बराबर। और कॉइन पे पहले कलमा लिखा जाता था, वो भी उन्होंने, इमेज वगैरह वो भी बंद कर दिए थे, ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये देखो, ये जो बाद वाली जो डायग्राम है, ये दारा शुको, औरंगजेब के बड़े भाई, इनकी शादी के टाइम के, वो टाइम की वो कॉस्टलीस्ट वेडिंग थी। 32 लाख रुपीज एक्सपेंडिचर हुआ था, बहुत बड़ी शादी हुई थी दारा शुको की। ठीक है, इसके बाद जो जैसा आज बर्थडे मनाते हैं वैसा वो टाइम पे मुगल्स की बर्थडे मनाया करते थे, लेकिन 2 बर्थडे मनाते थे, एक सोलार कैलेंडर के हिसाब से और एक लूनार। और फिर तीसरा और एक फेस्टिवल था इनका, नौरोज। नौरोज मतलब पारसी नया साल, क्योंकि पर्शियन कल्चर का इम्पैक्ट था ना, ये 3 चीजें ये लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। नौरोज, औरंगजेब बादशाह ने बर्थडे मनाए हैं। ठीक है, हाँ, मतलब शिवाजी के जब विजिट होते, छत्रपति शिवाजी के आगरा में, तो तब बर्थडे ही था बादशाह का। तो मतलब देखो, ऐसा रहता है कि कोई भी बादशाह हो तो उनको जज करना है पॉलिसी पे। ठीक है, कुछ पॉलिसी अच्छे रहते हैं, कुछ पॉलिसी ये रहते हैं, तो बेस्ड ऑन पॉलिसी आप कह सकते हैं ये अच्छी पॉलिसी है, गलत पॉलिसी। पेशकश वगैरह ये सब है। हरम, हरम मतलब जो रॉयल हाउस होल्ड रहता है उसको हरम कहते हैं, इसमें वो व्यूज, बच्चे वगैरह वो सब आएंगे, बेगम्स। मुगल्स में खासियत ये थी कि वुमन का भी एक डोमिनेंट रोल था। जैसा जहांगीर के पीरियड में नूरजहां, ये एक्टिव रोल प्ले करते थे। कॉइन्स पे, बहुत सारे कॉइन्स पे उनकी फोटो भी है। फिर इसी तरीके से शाहजहां की जो डॉटर्स थे, जहां नारा और रोशन नारा, तो ये भी बहुत हाई पावर, हाई इन्फ्लुएंस था इनका। ठीक है, और ये मतलब कॉमर्स वगैरह भी किया करते थे। जो चांदनी चौक है उसका डिजाइन किया था ये रोशन आरा, जहां नारा, ये दोनों ने। वो टाइम के मतलब वो डिजाइनर थे, जहां नारा। लेकिन अभी जो है ना चांदनी, अभी तो पूरा वहां पे स्लम वगैरह है, वो 1857 के बाद ब्रिटिश उसको तोड़ देते हैं सब। ओके, लाइन ऑफ साइट कहते हैं उसको, बिना बाजार। ठीक है, ठीक है, रेड फोर्ट वगैरह ये सब देख लिया। फिर और एक टर्म आती है जत और सवार। बस एक 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे। जत और सवार ये क्या था, मुगल्स का रैंक था। आज जैसे अपने पास क्या रहते हैं, ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो मुगल्स में क्या था, जत और सवार। जत मतलब तुम्हारा रैंक रहता था,
तुम्हारा रैंक समझो 2000 है, तो 2000 तुम्हारा पोजीशन, जितना ज्यादा रैंक रहेगा उतना तुम्हारा तुम किंग के करीब हो। और दूसरा था सवार, सवार समझो तुम्हारा सवार 500 है, तो इसका मतलब क्या था, तुमको उतने हॉर्समैन रखना है अपने पास, और वो हिसाब से तुमको जागीर भी मिलेंगी या फिर पैसा मिलेगा, तनख्वाह। तो जाते हैं सवार, ये रैंकिंग थी मनसबदारी सिस्टम में। फिर एक ऑफिसर था मीर बख्शी, मीर बख्शी इज द ऑफिसर, और इसको अकबर ने अपॉइंट किया था। ये मतलब वो टाइम का कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रमोशन करना, ट्रांसफर करना किसी का, या फिर तनख्वाह देना, ये सारे काम मीर बख्शी करता था। तो मीर बख्शी दिल्ली सल्तनत में नहीं था, वो था अकबर ने लाया था। मनसबदारी सिस्टम भी अकबर ने लेकर आई, उसका ओरिजिन भी है मंगोलिया से। और दिल्ली में जो एकता सिस्टम थी वो इल्तुतमिश के टाइम पे आई, और वो भी फॉरेन है, वो भी इंडिजिनस नहीं है। सर एकता सिस्टम कहाँ से ली गई जी सर? एकता का एग्जैक्ट ओरिजिन तो पता नहीं, लेकिन ये जो थे स्लेव डायनेस्टी वगैरह, ये लोग भी इधर से है ना, सेंट्रल एशिया से, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन, खुरासान वगैरह, तो ये लोग उधर का ही सिस्टम है, वो इंडिया का तो इंडिजिनस नहीं है। ये स्टेटमेंट आया था एकता इज द इंडिजिनस सिस्टम 2 साल पहले प्रीलिम्स में, तो वो भी इंडिजिनस नहीं है। हाँ सर आया था सर। हाँ, डे टू डे के जो हैपनिंग्स होते थे वो भी पब्लिश करते, जैसा आज की पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है ना, तो वैसा वो टाइम के जो दीवानी आम, दीवानी खास, उसके जो प्रोसीडिंग्स है वो भी आते थे। तो इसको कहते हैं अखबारात ए दरबार ए मौला, दौराए दरबार ए मुअल्ला, ये कहते थे उसको। ठीक है, वो टाइम का न्यूज़पेपर समझो। और जो डिवीजन था स्टेट, जो एम्पायर का, उसको सूबा में किए थे। जैसा सूबा रहता, जैसा स्टेट है वो टाइम पर सूबा रहेंगे। सूबा को फर्दर डिवाइड किया गया था सरकार में। सरकार मतलब आज के डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किए थे परगना में, परगना मतलब डिवीजन टाइप में, और परगना को डिवीजन था विलेजेस में। सूबा, सरकार, परगना। ठीक है, ये याद रखना, सूबा मतलब स्टेट, फिर सरकार आएगा, और फिर परगना। परगना में ऑफिसर्स थे काजी, चौधरी, कानून गो। काजी मतलब जस्टिस का काम करेगा, चौधरी रिवेन्यू कलेक्शन वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर, कानून गो क्या करेगा, रिवेन्यू, कानून गो रिवेन्यू वाला। ठीक है, फिर इसी तरीके से अफगान, पर्शियंस के साथ भले ही इनके बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन वॉर्स भी बहुत किए मुगल्स ने पर्शियन के साथ। सफाविद रूलर्स थे वहां पे, और मेनली जो वार होते थे वो कंदहार सिटी के लिए होते थे, कंदहार। ठीक है, ये जो डायग्राम है यहाँ पर देखो, जहांगीर गले मिल रहा है सफाविद शाह अब्बास से। ठीक है, ये दोनों मतलब एक्चुअल में कभी मिले नहीं है, लेकिन वो फोटो बनाया उसने, अबुल हसन ने। ठीक है, हाँ, सफाविद को छोटा बता, देखो किंग को ऐसा थोड़ा सा मतलब। हालांकि शायद जहांगीर हार गया था इसके साथ। एनिमल भी देखो नीचे, हाँ हाँ, देखो नीचे लॉयन और गोट एक साथ है, तो आगे दिखाया गया है उसके बारे में क्या सिग्निफिकेंस था। मतलब जस्टिस था, पीसफुल ये थे एडमिनिस्ट्रेशन, सबको इंसाफ होता था, सब कोएग्जिस्टेंस है सबका, ये चीज बताती। फिर इसी तरीके से देखो औरंगजेब, हाँ, क्या होता था वो टाइम पे, मुगल्स किंग तो कोई हज को नहीं जा सका, लेकिन ये लोग क्या करते थे, पैसे दिया करते थे, जो हाजी जा रहे सऊदी में वगैरह, लेकिन उसमें करप्शन हो रहा था, वो पैसे मिस एप्रोप्रिएशन। तो औरंगजेब ने क्या किए, सऊदी भेजने के बजाय इंडिया में ही गरीबों के लिए वो पैसा यूज किया। उन्होंने कहा कि इंडिया इज एज मच एज अ हाउस ऑफ गॉड एज मक्का, मतलब अपन यहाँ पे लगाए, उधर करप्शन हो रहा है तो उधर क्यों भेजना पैसा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट जो पेज पे जो फोटो है इबादत खाना की है। इबादत खाना में देखो जो ब्लैक कलर वाले हैं ये अकबर है, और ये जो ब्लैक कलर वाले हैं सी जेसुस मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी, ये पुर्तगीज थे, अक्वाइवा और मॉन्सेराटी, 2 लोग थे। इसके बाद ये शॉर्ट में दिए गए पूरे इनके क्रोनिकल्स वगैरह। अकबर की हिस्ट्री बाद में लिखी गई 1668 में, आलमगीर नामा जिसको कहते हैं, और इसको राइटर थे मोहम्मद काजिम। आलमगीर ना, ये पहले लेकिन 10 साल की हिस्ट्री है, बाद में हिस्ट्री का डिपार्टमेंट बंद होता है। ठीक है, तो बाद में एक फेमस हिस्टोरियन हुए हैं खाफी खान, वो लिखते हैं मुंतखब उल लुबाब,
तो उसमें दिया गया है मुगल्स हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर मतलब ये जो लास्ट चैप्टर था वो भी एंड होता है। बस अब एक पेज बचा है शायद से, एक पेज थोड़ा एडिशनल है, मैं तुमको वो बता देता हूँ एक पेज क्या है इसमें। हाँ, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम। फिर दो बुक है देखो, एक फतुहात आलमगिरी है और एक फतवाए आलमगिरी। फतवाए आलमगिरी लिखी है औरंगजेब ने, और इस पे मतलब वो टाइम के जो भी टॉप के उलमा थे उनको बिठाकर डिस्कशन करके ये किताब लिखी गई। ठीक है। और जो फुतुहात आलमगिरी है, फुतुहात मतलब ये पॉलिटिकल बुक है, इसमें विक्टरीज वगैरह वॉर वगैरह सब आएंगे। ये लिखे ईश्वर दास ने, फुतुहात आलमगिरी। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस जरा याद रखना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप लोग कल सॉल्व करके आना मिडिवल के। ठीक है, कल हम इसको ब्रीफली देखेंगे। और कल तो साइंस एंड टेक का सेशन होगा डॉक्टर मुजैर काजी साहब का। अपना सेशन फिर बाद में आगे ट्यूसडे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन यहाँ पर खत्म होता है।